हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम करने वाले हैं नेताजी का चश्मा। और इसके जो राइटर है, इसके जो लेखक है, वो है स्वयं प्रकाश जी। तो हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, स्वयं प्रकाश जी के बारे में जान लेते हैं, और उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एंड ये चैप्टर मैं आपके 2 वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। एंड ये हमारा पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 मैं अपलोड कर दूंगी, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैं 10-15 मिनट की वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आपको सब कुछ समझ आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। एंड अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसी तरह मोर अपडेट्स के लिए, मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। जो इसमें मेन लाइन है वो मैं आपको बता दूंगी, एक बार आप इसे खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और इसके बाद इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई भी की। और औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश जी का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, मतलब उनकी 13 कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी है। उसमें से है जैसे सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेख्य है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से प्रफुल्लित किया जा चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब इनकी 13 कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी है और इन्हें इतने सारे अवार्ड मिले हैं। इनका जन्म इंदौर में हुआ, मध्य प्रदेश में। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की। तो मतलब मैं आपको बच्चों बता दूं, जो ये जीवन परिचय है ना, आप पहली बात तो ज़रूरी है कि आप याद रखो। बट हाँ, आप थोड़े से मेन पॉइंट याद रखिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आता है तो आप मेन पॉइंट लिख दो, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो आप इस तरीके से याद रखा कीजिए कि उनका जन्म कब हुआ, उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले, उनकी कौन कौन सी बुक्स हैं, उनका मतलब उनकी मृत्यु कब हुई, इस टाइप से। ठीक है ना? तो अब हम देखने वाले हैं, हम अब शुरू करने वाले हैं अपने चैप्टर को। तो हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा जो चैप्टर है नेताजी का चश्मा। तो हम उसकी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसे एक ही बाजार था। बच्चों, आप डायरेक्टली यहाँ से भी पढ़ सकते हो, वरना आप अपनी बुक ओपन कीजिए, साइड में बुक रखिए और पेंसिल लेके बैठिए, अंडरलाइन करते चलिए, पढ़ते चलिए आप मेरे साथ। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 1-2 नगर पालिका भी थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कस्बे में क्या क्या था। क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या क्या था कस्बे में? एक छोटा सा बाजार था, स्कूल था लड़कियों का, सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे, 2 नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करा दिए। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नगरपालिका क्या क्या कराती थी, कवि सम्मेलन। और यहाँ इन्होंने बताया कि इसी नगरपालिका किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार जो शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मतलब मूर्ति बनवाई थी। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कई बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासन विधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे हैं। तो इस पैराग्राफ को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। बच्चे इन्होंने बताया हुआ है कि मतलब मूर्ति बनाने में ना पहले इतना ज़्यादा
पहले सोच विचार हुआ, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और कभी तो सोचा कि कभी बजट ज़्यादा आ जाए, मतलब थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो जाए, मतलब आप समझते हैं ना, किसी काम को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न सा होना, और जब टाइम कम रह जाता है तो हम उस काम को जल्दी जल्दी में करा देते हैं। तो वही मूर्ति बनाने के लिए भी हुआ कि पहले तो उन्होंने सब टाइम ऐसे ही निकाल दिया, सोचते रहे वो कि क्या करे, कैसे करे, बजट को कैसे मैनेज करेंगे। बट बाद में उन्होंने क्या किया, जब टाइम कम रह गया, कस्बे के एक ड्राइंग मास्टर है मोतीलाल, उन्हें ये काम सौंप दिया गया कि मूर्ति आप बनाएंगे, और उन्होंने 1 महीने के अंदर मूर्ति बनाने का वादा कर दिया। तो इस पैराग्राफ के अंदर आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। गाइस ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि टोपी के नोक से कोट के दूसरे बटन तक मूर्ति कितने फुट ऊंची थी, नीचे कमेंट सेक्शन में अभी बताएं, जिसे कहते हैं ब्रस्ट। और सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगे थे। तो आप देख सकते हैं कि क्या याद आने लगे थे मूर्ति को देख के, तुम मुझे खून दो, दिल्ली चलो, ऐसे ऐसे नारे याद आने लगे थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लंचित किया और उनके चेहरे पर एक तोकुत भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। तो आप देख सकते, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा, जैसा टाइटल आपको पता है, चैप्टर का टाइटल हमारा मेन ही होता है। एंड तो आप देख सकते हैं कि जो मूर्ति थी वो संगमरमर की थी, बट उस मूर्ति के ऊपर चश्मा कैसा था, रियल। और जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते हैं तो उन्हें देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वाओ, मूर्ति संगमरमर की और चश्मा रियल, क्या बात है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब हम देखने वाले हैं आगे क्या है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। मैं तो मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। मीन्स हालदार साहब बाद में सोचते हैं कि ये भी सही है, फिर वो सोचते हैं कि हाँ चलो चश्मा रियल तो लगाया हुआ है, वरना आज के टाइम में तो देशभक्ति भी मजाक बनती जा रही है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का तोकुत और बड़ा, वाह भाई क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तो आप ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मूर्ति पर पहले कौन सा चश्मा था और दूसरा कौन सा चश्मा था। तो पहले मूर्ति पर कौन सा चश्मा था, पहले था, दूसरी बार जब देखा गुजरे, पहले मोटे फ्रेम वाला चकोर चश्मा था और अब कौन सा चश्मा है, तार वाला। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों आगे क्या है, मतलब हवलदार साहब और मतलब उन्होंने सोचा कि पहले दूसरा चश्मा था और दूसरा, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकते लेकिन चश्मा बदल सकती है, क्या बात है। तो अब हम आगे देखने वाले हैं आगे पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार तो कौतूहल दुर्मन्य हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया। मतलब इसका मतलब है जब हवलदार साहब बिल्कुल तंग ही आ गए, मतलब उनके मन में कन्फ्यूजन बढ़ता चला गया कि मैं जितनी बार इस कस्बे से गुजरता हूँ उतनी बार ही मूर्ति पर दूसरा चश्मा मिलता है। तो ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम इतना परेशान हो जाते हैं कि हम फिर पूछ ही लेते हैं कि ये क्या है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। तो हवलदार साहब ने किससे पूछा, पान वाले से पूछा कि तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। तो पान वाले के मुंह में पान ठुसा हुआ था, वह काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद तिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो आप देखने वाले हैं, पहले जो हमारे हवलदार साहब उन्होंने पूछा ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा कैसे बदल जाता है। तो उसने क्या किया, उसने बोला, और हाँ ये चीज़ भी आप ध्यान रखो बच्चों कि जो पान वाला है वो कैसा था,
पान वाला काला मोटा आदमी था, खुशमिजाज था, और ये हवलदार साहब का पर्सन सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी टोंक तिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी काली लाल बत्ती सी दिखाते हुए, बत्ती सी मतलब अपने दांत दिखाते हुए काले लाल, उसने बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो ये कोई ग्राहक आगे वाली लाइन कौन बोलता है? ये बोलता है पान वाला। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसे मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। देखो बच्चों, मैं समझाती हूँ अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो। वो एक कैप्टन है जो नेताजी का चश्मा बदल देता है, और उसकी चश्मे की दुकान है, मतलब दुकान भी नहीं है, आगे आप पढ़ोगे कि वो फेरी लगाता है। तो वो क्या करता है, उसे ना मूर्ति अच्छी नहीं लगती बगैर चश्मे की नेताजी की, तो वो क्या करता है, अपनी फेरी में से, मतलब अपनी दुकान में से एक चश्मा उठाया, नेताजी की आंखों पर लगा दिया, और उसके बाद अगर उसकी दुकान पर सपोज कोई कस्टमर आया और उसे वो नेताजी वाला चश्मा चाहिए, तो वो नेताजी से वो चश्मा हटाता है, उनकी आंखों पर वो ग्राहक को दे देता है, और नेताजी की दुकान अपने नेताजी की आंखों पर दूसरा चश्मा लगा देता है। ठीक है, कौन करता है ऐसा? कैप्टन। तो आगे हम देखने वाले हैं, कहाँ थे हम? लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। अब हवलदार साहब बोलते हैं, वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद तिरखी, कंते की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह बात मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और दर्द करने वाली। तो जो हमारे हवलदार साहब है वो पूछती है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? तो जो पान वाला है वो बोलता है, मास्टर बनाना भूल गया। तो जो हमारे हवलदार साहब है वो बड़े मतलब चकित हो जाते हैं कि बताओ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चश्मा ही बनाना भूल गया मास्टर। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वही कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। ये बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। तो बच्चों ये सारी बात कौन सोच रहा है? ये सोच रहा है हवलदार साहब। हवलदार साहब सोच रहे हैं कि मूर्ति के नीचे जो नाम लिखा हुआ है ना मास्टर मोतीलाल की, उसने बनाई है मूर्ति, और क्या पता वो चश्मा बनाना सोच रहा होगा, उससे नहीं बना होगा, चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर में चश्मा ये सब नहीं बना होगा, और यह पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। तो ये सब हवलदार साहब अपने दिमाग में सोचते हैं। हवलदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और तोकुत भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वे जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, यह कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती से दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो।
फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना जाया अच्छा नहीं लगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पान वाला है वो कैप्टन का कितनी बुरी तरीके से मजाक उड़ाता है। वो क्या कहता है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छुपवा दो कहीं। तो जो हमारे हालदार साहब है उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि जो कैप्टन है वो एक देशभक्त है और वो कितनी बुरी तरीके से पान वाला उसका मजाक उड़ा रहा है। तो अब हम आगे देखने वाले हैं। मुड़कर देखा तो वह मुड़कर जब उन्होंने देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गई। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर टोपी, गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक सी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गई, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, यह क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। तब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे हालदार साहब है वो कैप्टन को देखकर चकित क्यों रह गई, क्योंकि जो हमारे हालदार साहब है वो मन में सोच रहे थे कि नाम उसका कैप्टन है तो बड़ा लंबा चौड़ा सा आदमी होगा, क्या पता वो फौज में हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब वो देखते हैं तो एक बेहद बूढ़ा मड़ियल से लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकनी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे, तो आप ये तो हमने पढ़ लिया वैसे ऑलरेडी, पूछना चाहते थे वो किसे कैप्टन क्यों कहते हैं, लेकिन अब जो पान वाला है वो बिल्कुल थक चुका था और उसने साफ साफ बोल दिया था कि अब मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करूँगा। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, कभी चकोर चश्मा, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोल चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को तोकूत और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे हालदार साहब है वो उस कस्बे से 2 साल तक गुजरते रहे और वो उसके बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी मूर्ति की आंखों पर बिल्कुल भी चश्मा नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी और चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंख पोंछते हुए बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिनकी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो हमारे कैप्टन है वो भी मर गया है और मूर्ति की आंखों पर कोई भी चश्मा नहीं है, क्योंकि मूर्ति की आंखों पर कौन चश्मा लगाता था? कैप्टन। और जब हवलदार साहब 2 बार वहां से गुजरे तो वहां उन्होंने मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं देखा, तो तब उन्हें पता चला कि पान वाला अब नहीं रहा है, वो मर चुका है। तो जो हमारे
हालदार साहब वो दुखी हो जाते हैं मन ही मन में। और फिर 15 दिन के बाद जब वो उस कस्बे से गुजरते हैं तो वो अपने ड्राइवर को बोल देते हैं कि आज तुम वहाँ पर मत रुकना, आज हम पान भी कहीं और खा लेंगे और आज हमें बहुत सारा काम है। मतलब वो अंदर ही अंदर दुखी हो रहते हैं और वो नहीं चाहते कि मैं दोबारा उस मूर्ति को वहाँ उस चौराहे पर देखूं। तब हम आगे देखने वाले हैं बच्चों, आगे क्या हुआ। आज वह रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। मतलब जो हमारे हालदार साहब है वो सोचते हैं कि आज वहाँ रुकेंगे भी नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूत आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको। जीप स्पीड में थी। हालदार ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। रास्ते चलते लोग देखने लगे, जीप रुकते ना रुकते। हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंटे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चा बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक है, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही हालदार साहब उस चौराहे से गुजरे, उनकी आंखें एकदम से मूर्ति की तरफ गई और उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उन्होंने फटाफट से बोला अपने ड्राइवर को रुको। और ड्राइवर स्पीड में था और ड्राइवर ने बिल्कुल ब्रेक लगाई। जैसे ही ब्रेक लगी हालदार साहब गाड़ी से उतरे, तेज तेज गए और सामने मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। तो हालदार साहब ऐसा क्यों चिल्लाए कि रुको, क्योंकि उन्होंने मूर्ति की आंखों पर क्या देखा था, बच्चों सरकंटे का चश्मा देखा था, जैसे कोई छोटा बच्चा बना लेता है। तो हालदार साहब इसलिए भावुक हो गए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि उन्हें लगा कि हाँ अब भी बच्चों के मन में भी देशभक्ति की भावना है। तभी तो किसी बच्चे ने नेताजी की मूर्ति की आंखों पर सरकंटे का चश्मा बनाकर लगा दिया कि हाँ अब भी देशभक्ति की भावना जागरूक है बच्चों के अंदर भी। तो आप देख सकते हैं हमारा ये छोटा सा चैप्टर था। तो बच्चों मैंने तो सोचा था कि 2 वीडियो में कंप्लीट करूंगी, बट मैंने सोचा कोई नहीं, एक वीडियो में हो जाएगा। और हमने अब पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कराने हैं तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, वरना आप खुद फाइंड करना। आप इस चैप्टर को एक बार आपने समझ लिया होगा अच्छे से। अगर आपको कहीं डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप अपने आप क्वेश्चन आंसर फाइंड करना, मतलब अपने आप कोशिश करना क्वेश्चन आंसर की लैंग्वेज बनाने की। क्योंकि बच्चों आप अगर जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन आंसर की लैंग्वेज बनाने की, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। और सो इसी तरह हम और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।